हेलो एवरीवन। आज हम राजनीति शास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का जिक्र करेंगे, जिसका शीर्षक है दो ध्रुवता का अंत। समकालीन विश्व राजनीति में दो ध्रुवता का अंत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक अध्याय है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत और दो ध्रुवीय विश्व का बनना, ये दोनों घटनाएं एक साथ हुई और शीत युद्ध की समाप्ति तथा दो ध्रुवीयता का अंत, ये भी दोनों एक साथ हुआ। तो आइए हम चर्चा करते हैं, हम इस बात का शुरुआत करते हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत क्या। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि दो ध्रुवीयता है क्या। थोड़ी सी चर्चा मैं इस बात पर भी करना चाहूँगी कि इसके पहले अध्याय में हमने पढ़ा था शीत युद्ध का दौर। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था, जिसे कि हम दो ध्रुवीयता कहते हैं। दो ध्रुवीयता की शुरुआत मानी जाती है। पहली महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पूंजीवाद, लोकतंत्र और उदारवादी विचारधारा की समर्थक थी। और दूसरा जो गुट था वो सोवियत संघ का था, जो साम्यवादी समाजवादी विचारधारा का समर्थक था और समतामूलक समाज की स्थापना करने के उद्देश्य से प्रेरित था। दोनों महाशक्तियों के बीच काफ़ी कॉम्पिटिटिव माहौल रहा, जिसे हमने शीत युद्ध के दौर में समझा और जाना। लेकिन जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, वैसे ही पूरा विश्व दो ध्रुवीय के बजाय एक ध्रुवीय विश्व बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। जर्मनी दो हिस्से, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में बंट चुका था। पूर्वी जर्मनी साम्यवाद से एसोसिएटेड था और पश्चिमी जर्मनी पूंजीवाद से जुड़ा हुआ था। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों में, जिसमें कि लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, चेकोस्लोवाकिया आदि देश जो थे, वहाँ पर इन देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखते हुए, उनकी बगावत को देखते हुए अपने साम्यवादी शासन को उखाड़ फेंका, बदल दिया। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ यह सब चुपचाप देखता रहा। ऐसा नहीं था कि ये जो इन देशों ने साम्यवादी शासन को हटाया तो ये कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात थी, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। सैन्य मजबूरी में नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, इसके कारणों और परिणामों के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी। चर्चा इस बात पर भी होगी कि सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या क्या हुआ और इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे रहे। तो सबसे पहले शुरुआत हम बर्लिन की दीवार से करते हैं। दुनिया और साम्यवादी दुनिया, जो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था बर्लिन की दीवार। 1961 में जब शीत युद्ध का चरम काल था, तब यह दीवार बनी थी। ये पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। लगभग 150 किलोमीटर लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और अंततः जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया और दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की शुरुआत थी, समाप्ति की शुरुआत थी। सोवियत प्रणाली। तो आइए हम शुरू करते हैं सोवियत प्रणाली से। सोवियत प्रणाली क्या थी? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी और 17 की रूसी क्रांति के बाद ही रूस में समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR के रूप में रूस तथा 14 राज्यों ने मिलकर के सोवियत संघ बनाया था और इनकी एक अपनी व्यवस्था थी, एक सिस्टम था जिसे हम सोवियत प्रणाली कहते हैं। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की ज़रूरत से
प्रेरित थी। इसमें कुछ इसकी विशेषताएं हैं जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगी। यह निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने में अपना इंटरेस्ट रखते थे। समाज को समानता के सिद्धांत पर रचने की इन्होंने सबसे बड़ी कोशिश की। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द ही सारी राजनीतिक घटनाएं होती रहती थी। इसमें सोवियत प्रणाली में अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ ओनली वन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। अर्थव्यवस्था राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश जिन्हें सोवियत सेना ने फाजीवादी ताकतों से मुक्त कराया था, वो सोवियत संघ के अंकुश में आए। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था पर ही ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहा गया। हालांकि हम जिक्र करते हैं कि दुनिया में तीन तरह के देश हैं, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। पहली दुनिया से तात्पर्य पूंजीवादी अमेरिका और उसके समर्थक देश हैं। दूसरी दुनिया से तात्पर्य रूस तथा सोवियत रूस तथा उसके समर्थक जो गणराज्य हैं। और तीसरी दुनिया अर्थात 1950 के दशक में नव स्वतंत्र जो देश थे, भारत और उसके साथ अन्य देश थे जिन्हें गुटनिरपेक्ष देश कहा जाता है, वो तीसरी दुनिया के देश कहलाए। तो हम यहाँ बात कर रहे थे तो सोवियत व्यवस्था की। समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश थे रूस, सोवियत गणराज्य के साथ जो भी 15 सोवियत रूस के साथ सोवियत रूस तथा अन्य 14 राज्य जो थे वो समाजवादी देश कहलाए और दूसरी दुनिया के देश कहलाए। यूएस के बाद सोवियत संघ दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा। यूएस की अर्थव्यवस्था के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसएसआर की थी। यूएसएसआर की उन्नत संचार प्रणाली, विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पाद आदि में यह अमेरिका के बाद काफ़ी मजबूती से आगे अपने आप को बढ़ाता गया। दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली से आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग काफ़ी उन्नत था। यहाँ पर पेन से लेकर कार तक का उत्पादन स्वयं किया जाता था। हालांकि इस उद्योग में जो बनने वाली वस्तुएं थी वो गुणवत्ता के हिसाब से पश्चिमी देशों के मुकाबले कम थी। लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर देना सुनिश्चित किया। स्वास्थ्य, शिक्षा, चाइल्ड केयर, पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें काफ़ी रियायती दरों पर लोगों को मुहैया कराई गई। भूमि तथा अन्य संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण था। अब हम कह सकते हैं, हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि इतनी सारी खूबियाँ थी सोवियत गणराज्यों में, सोवियत संघ में, तो फिर क्या कारण था कि इसका विघटन हुआ। इन सभी अच्छाइयों के बावजूद कुछ कमियां आती गई और सोवियत व्यवस्था में, जिसके कारण यह व्यवस्था कमज़ोर होती गई। सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा बढ़ता गया। नौकरशाही के बढ़ते शिकंजे से यह प्रणाली सत्तावादी होती गई। नागरिकों का जीवन काफ़ी कठिन होता गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करने लगे। अधिकांश संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता थी, जो कि हो नहीं रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी का सभी संस्थाओं पर अंकुश था। कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूस एक था, लेकिन हर मामले में रूस का प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता, गणराज्यों की जनता जो थी, वो उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। हथियारों की होड़ में रूस द्वारा अमेरिका को दी गई टक्कर की भारी कीमत सोवियत संघ को बुनियादी ढांचों में पिछड़ेपन के रूप में चुकानी पड़ी। बुनियादी ढांचा अर्थात परिवहन, ऊर्जा के क्षेत्र में रूस काफ़ी पिछड़ गया था पश्चिमी देशों के मुकाबले।
अब हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन की परिणति या पतन के परिणाम। सोवियत संघ के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के हिसाब से काफ़ी गंभीर रहे। इसके 3 दूरगामी परिणाम हैं। इस व्यवस्था के पतन से शीत युद्ध के दौर का संघर्ष समाप्त हो गया। सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट अब कोई मुद्दा रहा ही नहीं। सोवियत संघ की समाप्ति के बाद हथियारों की होड़ भी खत्म होती गई, समाप्त हो गई। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, अतः विचारों एवं संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 2 संभावनाएं सामने आई। या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा, पहले 2 महाशक्ति थी, सोवियत रूस और अमेरिका। सोवियत रूस के पतन के बाद एक अमेरिका ही बचा था। तो या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा, या एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कोई देश या देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण मोहरे के रूप में उभरेगा। इस बात की संभावना व्यक्त की गई। इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं रहेगा। लेकिन हकीकत में तीनों संभावनाओं में एक संभावना प्रबल रूप से सामने आई, वो थी कि यूएस अकेला महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। यूएस की ताकत और प्रतिष्ठा की शह से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन बैठा। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई। पूर्वी यूरोप के जो देश साम्यवाद के चंगुल से मुक्त हुए थे, उनको भी ये आईएमएफ और विश्व बैंक ने अपनी सलाह दी थी और उन्हें मदद भी की थी। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। सोवियत खेमे के अंत का अर्थ था नए देशों का उदय। इन देशों की एक स्वतंत्र पहचान और पसंद है। बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे और नाटो के सदस्य बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए रूस के साथ तथा पश्चिमी देशों के साथ यूएस, चीन तथा अन्य देशों के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखना चाहते थे और बनाए रखा था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई खिलाड़ी सामने आए और हर खिलाड़ी के अपने अपने हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थीं। अब हम चर्चा करेंगे साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। तो पहले तो हमें ये जानना है कि शॉक थेरेपी है क्या। सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कसरत संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया। विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा इस मॉडल को शॉक थेरेपी विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। आघात पहुंचाकर उपचार करना। भूतपूर्व सोवियत गणराज्यों के देशों में इस थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही। इसका प्रभाव अलग अलग देशों पर अलग अलग पड़ा, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसी ही थी। पुराने मॉडल अर्थात समाजवाद से पूरी तरह छुटकारा पाना। इस थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व, मतलब प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ें हैं उस पर स्वामित्व, निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे की तुरंत अपनाने की बात की गई। खेती की शुरुआत पूंजीवादी तरीके से की गई। इस संक्रमण में किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख को मंजूर नहीं किया गया। हम यहाँ बात कर रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्था था कि जो साम्यवाद से मुक्त हुए देश, पूर्वी यूरोप के देश थे, वो साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद ही अपनाएंगे, न कि साम्यवाद को छोड़कर वो किसी तीसरे विकल्प की तरफ बढ़ेंगे। अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। देशों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने पर ही। मुक्त व्यापार को पूर्णतः अपनाना होगा।
पूंजीवाद के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। संक्रमण के दौरान सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूदा व्यापारिक जो गठबंधन था उसे समाप्त कर दिया गया। पुराने खेमे के प्रत्येक देश को एक देश से दूसरे देश से जोड़ने के बजाय इन देशों को अलग अलग पश्चिमी देशों से जोड़ा गया। ये देश पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित हो गए। पश्चिमी देशों के विभिन्न एजेंसियां और संगठन इन देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करने लगी। अब हम शॉक थेरेपी के परिणाम की बात करते हैं। पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। रूस में पूरा का पूरा राज नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। जनता पर बर्बादी की मार आ पड़ी। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल इस समय लगा। गैराज सेल अर्थात बड़े बड़े उद्योगों की कीमत कम से कम आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों पर बेच दिया गया। इसे हम गैराज सेल की संज्ञा देते हैं। रूबल में गिरावट। रूबल अर्थात रूसी मुद्रा, मुद्रास्फीति, सामूहिक खेती की समाप्ति, खाद्यान्न सुरक्षा में कमी, खाद्य को आयात किया गया। पुराना ढांचा तो टूटा अर्थात समाजवाद को समाप्त किया गया, लेकिन नया ठीक से शुरू नहीं हो पाया। गरीबी बढ़ती गई। रूस में बौद्धिक काम से जुड़े लोग बाहर की तरफ अपना रुख अख्तियार करते गए और एक और नया बदलाव आया इस काल के दौरान, माफिया वर्ग का उदय। माफिया वर्ग ने आर्थिक गतिविधियों को अपने हाथों में लिया। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। अब धनी और निर्धनों के बीच की जो खाई थी वो और भी ज़्यादा बढ़ती गई। आर्थिक बदलाव पर तो ध्यान दिया गया, लेकिन राजनीतिक लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। सभी देशों के संविधान को हड़बड़ी में तैयार किया गया और कई देशों में राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के प्रमुख बने और इनके हाथों में सभी शक्तियां समाहित कर दी गई, जिससे कि कुछ अध्यक्ष जो थे वो सत्तावादी होते गए। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने अपने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी जनता को। अधिकतर देशों ने न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम भी बाकी था। 2000 तक रूस या अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था खड़ी होनी शुरू हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन के कारण इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आया। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अज़रबैजान तेल और गैस के उत्पादक देश हैं। अन्य बाकी देशों को भी अपने क्षेत्र से तेल पाइपलाइन के गुजरने का फ़ायदा हुआ। उन्हें इसका किराया मिलता था और विनिर्माण का काम भी शुरू हुआ। संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश देशों में अधिकांश देश संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों में गृह युद्ध और बगावत की शुरुआत हुई। साथ ही बाहरी ताकत की दखल भी बढ़ती गई, जिससे स्थिति और ज़्यादा जटिल होती गई। रूस के 2 गणराज्य चेचेनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन, मॉस्को द्वारा चेचन विद्रोहियों से निपटने के गैर मानवीय तरीके को अपनाया गया। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों तक अर्थात 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। सांप्रदायिक संघर्ष पूरे क्षेत्र में व्याप्त रहा। अज़रबैजान के नागरिकों ने यहाँ की जो जनता थी आर्मेनिया से मिलना चाहती थी। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में शासन के खिलाफ आंदोलन चले। कई देशों और प्रांतों में नदी जल का विवाद भी गहराता चला गया। इन सभी कारणों से इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल रहा और लोगों का जीवन काफ़ी कठिन होता गया। हालांकि पेट्रोलियम के विशाल भंडार के कारण मध्य एशियाई देशों को आर्थिक लाभ तो हुआ, लेकिन इस पेट्रोल के भंडार के कारण ही इन क्षेत्रों में बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों का आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बनता गया। यह सभी क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ है तथा पश्चिम एशिया से नज़दीक है।
11 सितंबर 2001 के बाद यूएस भी इस क्षेत्र में अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता था। उसने किराए पर कई ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशियाई देशों को भुगतान किया। अफगानिस्तान और इराक में युद्ध के दौरान अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति भी ले ली। रूस के अनुसार इन पड़ोसी देशों पर रूस का प्रभाव रहना चाहिए, क्योंकि ये उसके पड़ोसी देश हैं, तो ज़्यादा असर या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो रूस का होना चाहिए। खनिज तेल के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े थे। चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार भी करना शुरू कर दिया। पूर्वी यूरोप में चेक और स्लोवाक नामक दो देशों में चेकोस्लोवाकिया बट गया। चेकोस्लोवाकिया का बंटवारा दो देशों में चेक और स्लाव देश के रूप में हुआ। सबसे बड़ा संघर्ष तो बाल्कन के युगोस्लाविया गणराज्य में हुआ। 1991 के बाद यह कई प्रांतों में टूटा। इसमें शामिल बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने सभी ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और यहाँ पर स्थिति इतनी भयानक होती गई कि नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। बमबारी के बाद युगोस्लाविया में युद्ध शुरू हो गया। उज़्बेकिस्तान जो सोवियत संघ का पूर्व गणराज्यों में से एक था, यहाँ पर हिंदी फिल्में काफ़ी पसंद की जाती हैं। अब हम चर्चा करते हैं पूर्व सोवियत साम्यवादी देश और भारत। पूर्व साम्यवादी देश का भारत के साथ पहले क्या संबंध था और बाद में इनके आज़ाद होने के बाद, साम्यवाद से निकलने के बाद इनके भारत के साथ कैसे संबंध इन देशों के। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। राज कपूर से लेके अमिताभ तक रूस तथा उसके गणराज्यों के नागरिकों के चहेते स्टार हैं ये। रूस भारत दोनों बहुध्रुवीय विश्व के में विश्वास रखते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई देश मौजूद हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, क्षेत्रीयता को जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत से, हर क्षेत्र और देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो, यूएन जैसी संस्थाओं के द्वारा फैसले लिए जाए और इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। भारत और रूस में सामरिक समझौते के तहत 2001 में दोनों को बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। रूस से संबंधों के कारण ही भारत को कश्मीर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मामलों में फ़ायदा हुआ। रूस भी इस तरह से फ़ायदे में रहा कि भारत के रूप में उसे सबसे बड़ा खरीदार देश मिला। ये दूसरा बड़ा खरीदार देश है भारत। तेल आयातक देश भारत की हमेशा मदद रूस ने की। हथियार, खनिज तेल एवं ऊर्जा आयात में भी रूस ने भारत की काफ़ी मदद की। इस प्रकार भारत के प्रयास कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रहे हैं। इनके सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाके में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। परमाणविक ऊर्जा योजना एवं भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की। अब हम बात करते हैं भारत और सोवियत संघ की। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के गहरे और बहुआयामी संबंधों को देखते हुए कुछ आलोचकों का कहना था कि भारत सोवियत खेमे का ही हिस्सा था। हम विभिन्न मुद्दों से इन दोनों देशों के संबंधों का विश्लेषण करेंगे आर्थिक क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम आर्थिक क्षेत्र की शुरुआत करते हैं। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की मदद ऐसे समय में की जब किसी दूसरे देशों से मदद मिलना मुश्किल था। सोवियत रूस ने भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट और भील जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए तकनीकी और आर्थिक मदद, विदेशी मुद्रा में कमी के समय रुपये के माध्यम बनाकर भारत के साथ रूस में व्यापार किया। अब हम आर्थिक क्षेत्र में बात करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में बात करते हैं। कश्मीर मसले पर यूएन में रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया। 1971 के संघर्ष काल में रूस ने भारत की काफ़ी मदद की। भारत पाक युद्ध में भारत ने सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। सैन्य क्षेत्र
जब भी कोई देश भारत की मदद के लिए आगे नहीं आया था, उस समय भारत को सैनिक साजो सामान एवं सैनिक तकनीकी रूस ने प्रदान की। जॉइंट वेंचर भी इस क्षेत्र में किए गए। संस्कृति, हिंदी फिल्में और इंडियन कल्चर सोवियत रूस में काफ़ी लोकप्रिय है। कई लेखक और कलाकारों ने, भारतीय लेखक और कलाकारों ने रूस की यात्रा की। तो इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि भारत और सोवियत संघ के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। अब सोवियत रूस के पतन के बाद भारत ने अपने संबंधों को अमेरिका से भी काफ़ी मजबूत किया, ठीक किया, और इस दिशा में अपने प्रयत्न आगे बढ़ाता जा रहा है, आगे प्रयास करता जा रहा है। और ये था हमारा दो ध्रुवीयता का अर्थ। कैसा लगा आपको ये? आप शेयर करें, लाइक करें और अपने व्यू भेजें। थैंक यू।